बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटुतु। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में डेली मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब को हमने इनवाइट किया था, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ज़्यादातर लोगों ने घुटनों के हवाले से अपना मसला बताया है, तो आज हमने दोबारा डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। हम इनको वेलकम करते हैं और आज हम इनसे घुटनों के हवाले से, घुटनों की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पिछला प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, उसको सराहा है। और आज हमारा जो टॉपिक है, काफ़ी दोस्तों ने घुटने के हवाले से हमें ये कमेंट्स किए हैं कि डॉक्टर साहब से घुटनों के हवाले से हमारे जो मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि घुटनों का दर्द इतना आम क्यों है और इसके फैलने की वजूहात क्या बनती हैं? अच्छा, इस तरह घुटने के दर्द का मेनली जो है वेट से रिलेटेड है। हमारा जो वेट वज़न जितना भी है उसका दबाव सारा तकरीबन घुटने के ऊपर पड़ता है। तो जिनका वज़न ज़्यादा है वो इसके प्रेशर की वजह से घुटने के अंदर जो नरम हड्डी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाती है। वैसे भी ये एज रिलेटेड है। जितना जितना इंसान की एज होती जाती है तो घुटने के अंदर जो नरम हड्डी है उसका जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो नरम हड्डी जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं उसमें वेयर एंड टियर आना शुरू हो जाता है, उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने में उनके खला एक साइड पे खला बढ़ना शुरू हो जाता है, एक साइड पे कम होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे बंदा चलना शुरू होता है या बैठ के उठता है या पाँव के बाहर बैठता है तो इंसान को पेन होती है, तकलीफ़ होती है। साथ साथ ये नेचर का एक फिनोमेना है कि जैसे जहाँ से हड्डी ख़राब होती है या तो उस जगह से नई हड्डी आना शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही बंदा चलता है तो वो पट्टू में जाके लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पेन होती है। ठीक है, तो एक तो ये इसकी वजूहात में एक तो हो गया उम्र, एज के साथ साथ। दूसरा इसका वेट, जिसका वेट ज़्यादा है वो ज़ाहिर है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें जो वेयर एंड टियर का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक और वजह है ट्रॉमा। इंसान को ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे घुटने पे चोट अगर लग जाती है तो वो ज़ाहिर है जो नेचुरल जो एक हड्डी का वो कंटूर है या एक जो शेप है या उसकी जो हैयत है वो नॉर्मल नहीं रहती। उसकी वजह से जहाँ पे जो ज़्यादा डैमेज हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे रिकवर तो हो जाता है बंदा, लेकिन उसके वियर एंड टियर की वजह से उसमें थोड़ा सा बिगाड़ आ जाता है, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से घुटनों के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है उसमें ये कॉमन हो जाता है। उसमें हड्डियों के भुरभुरेपन की वजह से भी ये थोड़ा सा जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर अगर घुटने का इन्फेक्शन हो गया जिसमें टीबी भी है, टीबी हो गई, बाज़ औक़ात गठिया की वजह से भी ये मसले हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में घुटने के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से भी ये घुटने ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है वो थोड़ा सा रैपिड हो जाता है, फिर उनमें ये दर्द थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अभी आपने बताया कि घुटनों में पानी का जमा हो जाना, तो इसकी क्या अलामात होती हैं कि हमें फ़ील हो कि ये पानी जमा हो रहा है? बेसिकली घुटनों में पानी 2-3 उनकी जो किस्में हैं वो होती हैं। वैसे तो वजूहात बहुत सारी हैं, जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में आपको जैसे बताया गठिया का मर्ज़ है। इन्फेक्शन में टीबी की वजह से भी हो सकता है, कोई जरासीम वगैरह लड़ जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर ओल्ड एज में बूढ़े लोगों में ये पानी बाज़ औक़ात कैंसर की वजह से भी हो सकता है। फिर यंग पेशेंट्स में ये यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, इतने सारे आपने इनके मर्ज़ की वजूहात बता दी हैं, तो इसका इलाज क्या है? वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो प्रॉपर अंदाज से उसकी ट्रीटमेंट करें और इससे सेहतयाब हो सकें। अच्छा, बेसिकली इस तरह है, इसके 2 किस्म के इलाज हो सकते हैं। एक तो जनरल, जैसे हर घुटने का दर्द है उसमें हर में आपने यही करना है।
دوسرا ہوتا ہے اسپیسیفک. جو جنرل ہے یعنی عام، اس میں آپ نے ایک تو گھٹنے کو ریسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے. گھٹنے کو زیادہ حرکت وغیرہ نہیں دینی، زیادہ اکٹھا کریں گے سیدھا کریں گے اس سے پین ہوگی، ٹھیک ہے. ایک تو ریسٹ ہو گیا. دوسرا ایلیویشن ہے کہ آپ نے گھٹنے کے نیچے کوئی تکیہ دے کے کوئی ایسی چیز بنا کے تھوڑا سا اونچا کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو سوجن ہے وہ کم ہو. سوجن کم ہوگی تو پین کم ہوگا. ساتھ آپ نے اس کو برف سے ٹکور بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی سویلنگ کم ہوگی جس کی وجہ سے سوجن کم ہوگی جس کی وجہ سے پین کم ہوگی. اب جو برف کی ٹکور ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے برف کو شاپر میں ڈالنا ہے. شاپر کے اوپر پتلا کپڑا ڈال کے اور لپیٹ کے پھر اس کے ساتھ برف سے ٹکور کرنی ہے. ڈائریکٹ یعنی جلد کو برف نہیں لگانی، اس سے وہ برن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ساتھ آپ نے پین کلر لینے ہیں، درد کی ٹیبلٹس وغیرہ، اور ریسٹ دینا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ساتھ آپ نے جو اسپیسیفک جس کا جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یعنی یورک ایسڈ کی وجہ ہے تو یورک ایسڈ کا علاج ہے. ٹی بی ہے تو ٹی بی کا علاج، ٹی بی کی ٹیبلٹس. اگر خدا نخواستہ اندر پس پڑ گئی ہے تو اس کا علاج، اس کے اینٹی بایوٹکس بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کا جو موسٹ کامن ہے اس میں آپریٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ پیپ نکلے گی، پس نکلے گی تو وہ اس پہ آرام ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب، گھٹنوں کی آپ نے مرض کی وجوہات بھی بتا دی ہیں، لیکن ہم احتیاطی تدابیر وہ کون کون سی ہیں جن پہ ہم عمل کریں تاکہ وہ کم سے کم وہ مرض جو ہے نا لاحق ہو؟ اچھا، ایک تو آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، ٹھیک ہے. ساتھ آپ نے یعنی ان کو آپ نے ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا ہے گھٹنے کو. اس کے ساتھ آپ نے زیادہ جمپنگ زیادہ وہ نہیں کرنی. کوشش کریں اپنے یعنی اگر تو اولڈ ایج ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جیسے احتیاط ہوتی ہے اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے، نیچے فرش پہ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے. اور لاٹھی کا استعمال کرنا ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے اس کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ نے واش روم کے لیے کموڈ یوز کرنا ہے. نماز بھی چیئر پہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے. اور اگر آپ کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے تو یورک ایسڈ جس چیز سے بڑھتا ہے آپ نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، وہ چیزیں آپ نے نہیں لینی. اور اگر آپ کو ہو گیا ہے تو پھر آپ نے یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہلکا سا گرم پانی سے ہلکی سی ٹکور بھی کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہو. ڈاکٹر صاحب، اس ڈسکشن میں آپ نے دو چیزیں بتائی ہیں ابھی، کہ برف کی ٹکور اور گرم پانی کی ٹکور یا ریت کی ٹکور. ان دونوں میں ہم بہتر کون سی ہے، اور یہ کس کس ٹائم ہم برف کی یا وہ گرم پانی کی کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. بیسیکلی جب کوئی چوٹ لگتی ہے، چوٹ کی وجہ سے اگر گھٹنے میں خون اکٹھا ہو جاتا ہے یا انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، گھٹنا سویل کر جاتا ہے یا اندر درد شروع ہو جاتا ہے گھٹنے میں، تو اس میں ہم موسٹلی برف کی ٹکور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں برف کی ٹکور کرنے سے سویلنگ سوجن کم ہو جاتی ہے. جب یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں اس میں ہم گرم پانی سے ٹکور کرتے ہیں، کیونکہ یورک ایسڈ کے کرسٹل گرم پانی سے پگھل جاتے ہیں، جس سے جو سویلنگ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پیشنٹس کو پین کم ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے چاہے برف کی ٹکور ہو یا چاہے گرم پانی یا گرم ریت سے ٹکور ہو، وہ آپ نے لائٹ سی کرنی ہے. زیادہ سخت یعنی نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، ورنہ جلد جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا گھٹنوں کے درد کے لیے آپریشن ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر تو ہم سٹارٹ میں پہلے کرتے ہیں کہ دوائیوں سے کوشش کرتے ہیں بغیر آپریشن کے، یعنی دوائیوں سے ہوگی، فزیو تھراپی ہوگی. اگر سارے یعنی سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اس کا مسئلے کا حل نہ ہو، پھر ظاہر ہے ہمیں آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے. اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ فرض کہ اگر خدا نخواستہ گھٹنے کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے تو اس کا اسٹیٹ اوے سیدھا ہی حل آپریشن ہوتا ہے، اس میں صاف ستھرا کر. عمر کے ساتھ ساتھ جو گھٹنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جیسے اولڈ ایج میں 60 70 80 سال کی عمر میں اگر گھٹنے خراب ہیں تو اس میں ہم پھر اس کو ڈائریکٹ گھٹنا چینج کرتے ہیں، اس میں آپریشن کر کے سٹیل کے جوڑ لگا دیتے ہیں، جس سے جو نرم ہڈی ہے وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کی جگہ سٹیل کے گھٹنے لگ جاتے ہیں، جس سے انسان آرام سے چل پھر بھی سکتا ہے اور ان کو درد وغیرہ بھی نہیں ہوتا.
ये जो ऑपरेशन अभी आपने बताया, ये कितने अरसे तक वो बेड रेस्ट होता है या फौरी तौर पर बंदा चलना शुरू हो जाता है? ये मोस्टली इसमें 2 से 3 हफ्ते में इंसान चलना शुरू हो जाता है। अगर तो बहुत ये बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की विल पावर के ऊपर भी। पेशेंट अगर आपके साथ कोऑपरेटिव है, इसमें हम ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ही 2-3 दिन के अंदर अंदर फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही टाँके निकलते हैं 15 से 20 दिन में, 15 दिन मोस्टली 15 दिन लग जाते हैं। जैसे टाँके निकलते हैं फिर घुटने की वर्जिश शुरू हो जाती है। जैसे घुटना चलने के काबिल होता है तो उसे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली इसको 3 से 4-5 हफ्ते लग जाते हैं इंसान को चलने। डॉक्टर साहब, कुछ छोटे दिल के मरीज़ भी होते हैं, तो कोई ऑपरेशन ना कराना चाहे तो उसका क्या हल निकालते हैं आप? उसका ये है कि जो अगर ऑपरेशन कोई ना भी कराना चाहे, फिर हम उनको कोशिश करते हैं कि मिनिमम कम से कम दवाई पे रखें, ताकि उनको वो चलते फिरते भी रहें, उनको पेन ना हो। साथ हम कोशिश करते हैं कि एक तो उनके हाथ में लाठी हो ताकि वो सहारा भी लें, उसके ऊपर घुटने के ऊपर दबाव कम से कम हो। उसके साथ उनको वॉशरूम के लिए कमोड यूज़ करें, नमाज कुर्सी पे बैठ के, जैसे मैंने पहले बताया है। फिर कुछ लोगों में अगर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं जोड़ के अंदर, ठीक है। उस इंजेक्शन से ये होता है कि अंदर की जो भी स्वेलिंग, जो उनके दर्द वाली जगह हैं, वहाँ पे वो कुछ अरसे के लिए उनको वो रिलीफ़ मिल जाता है, उनकी कुछ चलना फिरना बेहतर हो जाता है। लेकिन ये होता आर्जी हल है। साथ हम इनको फ़िज़ियोथेरेपी भी लाइट सी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि इनके जो घुटने के इर्द-गिर्द जो पट्टे हैं वो मज़बूत रहें, ताकि वो आराम से इनको हरकत करने में मदद दें। ठीक, डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अहम चीज़ें घुटनों के हवाले से हमारे नाज़रीन को गाइड की हैं। इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई मशवरा देना चाहें? बस अपना ख़्याल रखें, अच्छी डाइट लें, लाइट सी वर्जिश करें, नमाज बाकायदगी से पढ़ें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है जाते-जाते, एक और, आप डॉक्टर हज़रात बड़ा गोश्त, चावल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मना करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उसकी मेन रीज़न क्या है? और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को एडवाइस करेंगे। जी, जो बड़ा गोश्त है, ये फ़ैट्स वग़ैरह इसमें अनसैचुरेटेड फ़ैट्स काफ़ी सारे होते हैं। ये ब्लड प्रेशर इनको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इनकी फिर ब्लड वेसल जो है उनको डैमेज करता है, और साथ यूरिक एसिड भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से मज़ीद ब्लड प्रेशर और बाकी मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये वैसे भी ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी कर देते हैं बोन्स के अंदर। वैसे भी ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, मैदे के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों से अवॉइड किया जाए। हाँ जी। ठीक ठाक सर, थैंक यू, शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी है। जो मेन बात है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है तो हम कोल्ड ड्रिंक से एक रिवाज बना हुआ है, तो काइंडली इस चीज़ से परहेज़ करें, दूसरों को भी बचाएं और ख़ुद भी बचें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ हाज़िर होंगे नई बीमारी के साथ। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, अपने सवालात जो भी हों आप, घुटनों के हवाले से, कमर के हवाले से, जोड़ों के हवाले से, आर्थोपेडिक के हवाले से, जो चीज़ें भी आपके ज़हन में आती हैं, आप हमें कमेंट्स में सवाल करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से वो तमाम सवाल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक सदका है। हो सकता है किसी आपके ज़रिए से किसी ने ये बात सुन ली हो, इन बातों पे अमल कर ले, तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। बस दिखते रहे वॉइस ऑफ गुड।